अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने आज लास्ट टॉपिक पढ़ना है और उसके बाद हमारा जो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन ऑफ कंपाइलर को अगर हम देखें तो उसके अंदर हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी। पहला क्या था? लेक्सिकल एनालिसिस, फिर सिंटैक्स एनालिसिस, फिर उसके बाद सिमेंटिक एनालिसिस हमने पढ़ा, और उसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेशन। ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है। अच्छा, जो हमारे पास सिमेंटिक एनालिसिस था उसके अंदर हमने काफ़ी डिस्कस किया था। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन आपको सिंपली बताया था। तो आज हम जो पढ़ते हैं वो हमारे पास क्या है कि व्हाट इज़ मेंट बाय ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? ठीक है, ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है कि सिस्टम को मॉडिफाई करना, चेंज करना। ठीक है, अब जैसे हमारे पास कुछ इस तरह से चीज़ें आ जाती हैं कि लेट्स सपोज के जो है ना हम कोई अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी आ जाती है तो हम उसकी एक समरी बनाकर एक प्रेजेंट कर देते हैं, और उसमें से जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं। उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि उसमें से जो कोड को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको अगर हम रिमूव कर दें तो उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो अब इस ऑप्टिमाइजेशन के अंदर दो लेवल आते हैं। एक हमारे पास होता है डिज़ाइन लेवल और एक होता है कंपाइल लेवल। ठीक है, अब जो डिज़ाइन लेवल है वो क्या है? डिज़ाइन लेवल बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि at the highest level the design may be optimized to make best use of available resources. The implementation of this design will benefit from the use of suitable efficient algorithms, and the implementation of these algorithms will benefit from writing good quality code. अब इसमें हमारे पास क्या है कि जो डिज़ाइन लेवल पे हम कोड को मज़ीद ज़्यादा एफिशिएंट करने के लिए, क्योंकि जब कोड लिखते हैं तो कोड से पहले हम क्या बनाते हैं, डिज़ाइनिंग फेज़ के अंदर दो चीज़ें बनाते हैं, या तो हम फ्लो चार्ट बनाते हैं या हम क्या बनाते हैं, एल्गोरिथम लिखते हैं। तो उस एल्गोरिथम को हम थोड़ा सा एफिशिएंट बनाने के लिए उसके अंदर जो अननेसेसरी स्टेप्स होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। तो वो डिज़ाइन लेवल पे आता है। और जो हमारे पास कंपाइल लेवल पे आता है, कंपाइल लेवल पे क्या होता है कि जो हमने एल्गोरिथम बनाया है, एल्गोरिथम लिखा है, उसको आगे जब हम उसका कोड लिखते हैं और उसको ट्रांसलेट किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, तो उस वक्त फिर हम इंश्योर कर लेते हैं कि क्या हमने मैक्सिमम एज मच एज वी कैन, क्या हमने उसको ऑप्टिमाइज कर दिया है, यानी उसमें से अननेसेसरी लाइन को रिमूव कर दे। तो ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली कंपाइल लेवल पे होता है। और उसके बाद आता है असेंबली लेवल पे। अब हमने पीछे पढ़ा था इंटरमीडिएट कोड जनरेशन और कोड जनरेशन। अब वो हमारे पास जो कोड जनरेशन के अंदर जो हमारे पास कोड जनरेट होता है ना, वो बेसिकली होता है असेंबली लेवल पे। तो यानी जो ट्रांसलेट होकर कोड मिला है, क्या वो उसके अंदर मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन हुई हुई है या नहीं हुई हुई, तो उसको हम बोलते हैं असेंबली लेवल पे। मिनट के असेंबली लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन हो गई है। और लास्ट में हमारे पास है रन टाइम। रन टाइम क्या होता है कि फाइनली जब आउटपुट शो होती है। ठीक है, तो इसमें कंपाइलर और असेंबलर, ठीक है, फिर उसके बाद रन टाइम ऑप्टिमाइजेशन होती है, यानी फाइनल जब कंपाइलर भी हो गया और उसके बाद जो है ना वो क्या था हमारे पास जो असेंबली लैंग्वेज का जो कोड है या असेंबलर जो उसने किया वो हमारे पास हो गया, तो फिर उसके बाद हम उसको फाइनल क्या करते हैं, रन टाइम पे करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि ऑप्टिमाइजेशन होनी कब चाहिए, व्हेन टू ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज कब करना चाहिए। अच्छा, ये हमेशा एक बार याद रखिएगा कि ये लास्ट स्टेज होता है। इसके बाद ऐसे समझ लें कि अब ये कोड हमारा रेडी है। तो ऑप्टिमाइजेशन ये हमेशा एंड पे होती है, और इसका बेनिफिट क्या होता है कि रीडेबिलिटी कम हो जाती है, और इसके अलावा जो हाँ कोड हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकता है, या जो नेसेसरी कोड है वो इसके अंदर शामिल हो जाता है, अननेसेसरी कोड को हम रिमूव कर देते हैं।
अब इसके लिए ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या क्राइटेरिया क्या चाहिए? पहली चीज़ क्या है कि जो ऑप्टिमाइजेशन है मस्ट प्रिजर्व द मीनिंग ऑफ ए प्रोग्राम, यानी जिस पर्पस के लिए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये नहीं कि अननेसेसरी उन करते करते तमाम जो नेसेसरी लाइंस हैं उनको भी रिमूव कर दें, ऐसा नहीं। मीट के जो एक प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है ना, उस बात को इंश्योर करे, उससे हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो क्या होनी चाहिए, ये जो मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम है या जो पर्पस ऑफ द प्रोग्राम है वो इंश्योर करे। उसके बाद जब हम इनपुट दे लें तो उसके बाद जो है ना वो उसकी आउटपुट चेंज नहीं होगी, और फिर हम एरर को भी इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। एरर हम कहाँ पर करवाते थे, जस्ट पहले सेकंड और फर्स्ट सेकंड और थर्ड फेज में, तो बस वहीं पर ही हम उसको एरर को करवा सकते हैं। यहाँ पर जस्ट हमने कोड को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। और इसका जो पर्पस है या जो इसका क्राइटेरिया वो क्या होना चाहिए कि हम अपने प्रोग्राम को स्पीड अप कर सकें, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी वर्थ द एफर्ट, ठीक है। फिर जो मतलब कि हम डाटा लिख रहे हैं उसके आगे एक वर्थ भी हो, मीन के उसका मीनिंगफुल आगे हमारे पास रिप्लाई भी आए। अच्छा, अब ये जो इम्प्रूवमेंट्स है इसको हम किस तरह से कर सकते हैं? जैसे लेट्स सपोज कि अभी हमने पढ़ा ना कि कोड ऑप्टिमाइज जब हम करेंगे तो वो ये क्या होगा जी, उसके अंदर अननेसेसरी लाइंस भी रिमूव हो जाएंगे, प्रोग्राम स्पीड अप हो जाएगा, ये वो सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस की। तो क्या ये हम कोड ऑप्टिमाइजेशन पे आकर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं या किसी और लेवल पे भी हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं? तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम इसको 3 फेजेस में अगर हम डिवाइड कर दें, तो 3 स्टेजेस में इसको कोड को इम्प्रूव करते जाएं तो हमारी कोड ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट वे में हो जाएगी। पहले क्या है जिस सोर्स कोड पे कि algorithm transformation can produce spectacular improvements. Profiling can be helpful to focus a program's attention on important code. जब हम सोर्स कोड लिख रहे हैं, जब हम उसका एल्गोरिथम डेवलप कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में आप क्या करो, उसके अंदर जो अननेसेसरी लाइंस हैं उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो, ठीक है। उसके बाद जब हम इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं, यानी हम मैंने आपको बताया था ना कि जो सोर्स कोड होता है वो हम हाई लेवल लैंग्वेज में, या एल्गोरिथम जो हमने लिखे होते हैं वो सोर्स कोड होता है। जब हम उसको ट्रांसलेट कर देते हैं वो ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है। तो सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के दरमियान एक इनिशियली लेवल पे कोड जनरेट करते हैं जिसे हम इंटरमीडिएट कोड बोलते हैं। तो जब हम इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर रहे हो तो उसके उस वक्त भी कोशिश करें कि जो अननेसेसरी लाइंस हैं उसको क्या करें, रिमूव कर लें, यानी कोड को ऑप्टिमाइज कर दें। थर्ड क्या है, टारगेट कोड, ठीक है। टारगेट कोड क्या होता है, लास्ट जब मतलब वो ट्रांसफर हो जाता है, तो जब कंपाइलर करे तो उस वक्त भी हम उसको, कंपाइलर उसको कंपाइल कर दे, ट्रांसलेट कर दे, तो उस वक्त भी उसको हम कोड को ऑप्टिमाइज कर दें, और ये लास्ट फेज होता है, ठीक है। अगर हम तीनों स्टेजेस पे अलग-अलग काम करते जाएंगे तो कोड क्या हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा, और इसके अंदर अननेसेसरी लाइंस क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे है टाइप्स ऑफ कोड ऑप्टिमाइजेशन। अब इसके अंदर 3 तरह की टाइप्स होती हैं, 3 तरह की कोड ऑप्टिमाइजेशन होती है। पहला क्या होता है, कॉमन सब एक्सप्रेशन रिमूवल, और दूसरा क्या है, डेड कोड ऑप्टिमाइजेशन, और थर्ड क्या है, लूप ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये 3 होती हैं। पहला क्या है, कॉमन सब एक्सप्रेशन रिमूवल, और डेड कोड ऑप्टिमाइजेशन, और लूप ऑप्टिमाइजेशन। जिस तरह से ये नेम से शो हो रहा है कि कॉमन सब क्या होगा और डेड कोड क्या होगा, लूप क्या होगा, ये आगे जा के हम पढ़ देते हैं, कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो गया होगा। अच्छा, अब कॉमन सब एलिमिनेशन या कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन ये क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर कॉमन सब का मतलब क्या है कि जो कॉमन है, जो एक रिपीट हो रही है, तो ये हमारे पास क्या है कि कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन इज अ ऑप्टिमाइजेशन दैट सर्च फॉर इंस्टेंस ऑफ आइडेंटिकल एक्सप्रेशन, दे ऑल इवेलुएट द सेम वैल्यू। जो सेम वैल्यू को बार बार इवेलुएट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, या उसको सिंगल में चेंज कर देते हैं। अब जैसे लेट्स सपोज कि ये देखो, ए इज इक्वल टू बी मल्टीपल बाय सी प्लस डी, और इस तरह से मैंने डी लिख लिया, बी मल्टीपल बाय सी प्लस मल्टीपल बाय डी। अब देखें, जब मैं इसको आगे कन्वर्ट करूंगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा, टेम्प इज इक्वल टू बी मल्टीपल बाय सी, अब ए इज इक्वल टू टेम्प प्लस जी, और डी इज इक्वल टू टेम्प मल्टीपल बाय डी, ठीक है। अब हमने
जो b मल्टीपल बाय c है उसको एक में रख लिया टेम्प में, ठीक है, यानी कोई एक वेरिएबल ले लिया मैंने, टेम्प के नाम से ले लिया। तो अब मुझे b मल्टीपल बाय c अगेन नहीं लिखना पड़ रहा, जस्ट मैं क्या लिख रहा हूँ, टेम्प लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब इससे होगा क्या कि जो कॉमन वैल्यू आ रही है उसको हमने एक वेरिएबल के अंदर रख लिया और उसको हमने एलिमिनेट कर दिया है, सही है। इसको हम बोलते हैं कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, सही हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर ये चीज़ें हमने पहले भी वो डिस्कस की थी सिमेंटिक एनालिसिस के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हमने वो उसको एक वेरिएबल के नाम से दे दिया था। 3 एड्रेस कोड के अंदर भी हमने चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है। तो वही चीज़ें वो मैं आपको बता रहा था ना कि अगर हम कोड ऑप्टिमाइजेशन स्टार्टिंग से ही करते जाएंगे ना तो आगे फिर क्या होगा, आसानी रहेगी। अच्छा अच्छा, एक मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया ना 3 मेथड्स होते हैं, क्या नाम था उसके, जो कोड ऑप्टिमाइजेशन के। एक हमारे पास होता है कॉमन सब एक्सप्रेशन रिमूवल, डेड कोड ऑप्टिमाइजेशन और लूप ऑप्टिमाइजेशन। और जिस तरह से ये नेम से शो है कॉमन सब, कि जो क्या हो रहे हैं, जो कॉमन हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, उनको क्या कर दो, रिमूव कर दो, सही है। अब जैसे ये हमारे पास देखें ए इज इक्वल टू बी मल्टीपल बाय सी प्लस डी और डी इज इक्वल टू बी मल्टीपल बाय सी मल्टीपल बाय डी। अब देखो बी मल्टीपल बाय सी यहाँ पर भी आ रहा है और बी मल्टीपल बाय सी यहाँ पे भी आ रहा है, ये क्या हो रहा है, कॉमन है। तो हम इनको रिमूव कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, इसको एक अलग वेरिएबल का नाम दे दिया जिसका नाम है टेम्प। तो टेम्प इज इक्वल टू मैंने रख दिया बी मल्टीपल बाय सी, ठीक है। अब ए इज इक्वल टू लिखा टेम्प प्लस जी, यानी बी मल्टीपल बाय सी को मैंने टेम्प के अंदर रखा हुआ था, तो मैंने अगेन बी मल्टीपल बाय सी नहीं रखा बल्कि उसकी जगह वेरिएबल लिखा है टेम्प के नाम से, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आगे है डेड कोड ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, ये बात समझ आ गई है? अगर नहीं समझ आई तो बताएं मुझे एक दफा, मैसेज कर दें समझ आ गई है तो। अच्छा, चले ठीक है। आयशा आपको, अच्छा, उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं डेड कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। डेड कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? अब जिस तरह से ये नेम से शो है डेड कोड, ठीक है। अब डेड हमारे पास क्या होता है कि डेड कोड ऑप्टिमाइजेशन इज कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन दैट रिमूव्स कोड दैट डज नॉट अफेक्ट अ प्रोग्राम, यानी ऐसा हिस्सा, ऐसा प्रोग्राम का पार्ट जिसको अगर हम रिमूव भी कर दें तो कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट ना आए, तो उसको हम बोलते हैं डेड कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। डेड कोड पड़ा हुआ मतलब कि कोई यूज में नहीं हो रहा। तो रिमूविंग सच कोड वाज टू बेनिफिट्स, इट श्रिंक्स प्रोग्राम साइज एंड इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन सम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि जो प्रोग्राम का साइज है वो कम हो जाएगा। जब कम होगा तो उसको यूज करना, उसको समझना, उसको डिबग करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, सही है। तो डेड कोड एलिमिनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है अनरीचेबल कोड और दूसरा होता है रिडंडेंट स्टेटमेंट। अनरीचेबल कोड क्या होता है? अनरीचेबल कोड क्या होता है कि जो कि प्रोग्राम के अंदर तो है लेकिन उसको कभी एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है सोर्स कोड के अंदर तो है लेकिन ये कि हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं अनरीचेबल कोड, मतलब जो हमारी अप्रोच से बाहर हो। अब जैसे एग्जांपल दी हुई है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन लगाई है, तो क्या करो कि एम के अंदर ए स्टोर करवा दो। एल्स फिर आगे हमने कंडीशन लगाई कि इफ ए इज लेस देन बी, तो एम के अंदर बी वैल्यू स्टोर करवा दो। एल्स फिर हमने कहा कि इफ ए इज इक्वल टू बी, तो एम के अंदर जीरो स्टोर करवा दो। और एल्स में हमने कहा कि एम इज इक्वल टू -1 ये स्टोर करवा दो। जब हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो क्या होगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो एम इज इक्वल टू ए आ गया, ठीक है। एल्स इफ ए इज लेस देन बी तो एम इज इक्वल टू बी आ गया। फिर एल्स क्या आ जाएगा, एम इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये जो हमने आगे मतलब कि इफ ए इज इक्वल टू बी, ये हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर ए ग्रेटर नहीं है, स्मॉलर नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होना है, इफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, कि ये हमारे पास
कि तीसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली कौन सी होनी है कि क्या वो उसके इक्वल है, यानी 3 वैल्यू की सिचुएशन हो सकती है ना, या ग्रेटर हो सकता है या स्मॉलर हो सकता है या इक्वल हो सकता है। तो हमने जो इक्वल वाली लाइन है उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया कि ये अनरीचेबल है। मीन के बस ऊपर वाली 2 कंडीशन लिख लें तो वो इनफ है, थर्ड कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और प्रोग्राम जब कंपाइल करेगा तो वो बस ऊपर वाली 2 कंडीशन को चेक करेगा, थर्ड वाली को नहीं चेक करेगा। तो इट मीन्स कि ये अनरीचेबल है। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। सही है। अच्छा, अब आगे आओ रिडंडेंट कोड। रिडंडेंट कोड क्या होता है कि जो उसको हम एग्जीक्यूट तो कर सकते हैं लेकिन उसका प्रोग्राम की आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, उसे हम बोलते हैं रिडंडेंट कोड। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं प्रोग्राम के साथ कि अब देखो मेन इंट ए बी सी आर 4 वेरिएबल्स ले लिए, ए के अंदर 5 आ गया, बी के अंदर 6 आ गया। अब सी के अंदर मैं उसकी वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ ए प्लस बी। ठीक है, और आर के अंदर मैंने रख दी 2। अब आर के अंदर मैंने 2 वैल्यू रख दी और आर को प्लस प्लस किया, मेन के इंक्रीमेंट करवाया। अब जब मैं उसको प्रिंट करवाऊंगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है कि जो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हमने लिखा है, इसके अंदर टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऐड हो रही है। एक मिनट, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है और स्पेस भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या कि जो वैल्यू है वो आर की मतलब कि आगे डिस्प्ले होगी, क्योंकि उसके अंदर प्लस प्लस हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर वो वैल्यू को बार बार रिपीट करता रहेगा। तो 2 3 4 इस तरह से। तो अब ये हमारे पास क्या है कि प्रोग्राम के अंदर जो सी की वैल्यू है वो अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद आगे हम देखते हैं लूप ऑप्टिमाइजेशन। लूप क्या होता है, जो बार बार वैल्यू को रिपीट करता है, फॉर वाइल डू वाइल इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या है कि अब जो अवर हेड्स हैं मतलब कि उनको हम रिमूव कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो लूप ऑप्टिमाइजेशन कैन बी डन बाय रिमूविंग एक तो लूप इनवेरिएंट और इंडक्शन वेरिएबल। ठीक है, ये अभी जो है ना वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं, ऐसे आपको नहीं समझ आनी। अब ये हमारे पास पहले है कि लूप इनवेरिएंट क्या होता है। लूप इनवेरिएंट क्या है कि अब जैसे मैंने लिखा i इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 0। अब मैंने डू वाइल लगाया, s इज इक्वल टू एस प्लस आई और a इज इक्वल टू 5 और i के अंदर i प्लस 1 इंक्रीमेंट कर दिया। फिर आगे मैंने एंड पे कंडीशन लगा दी कि i की वैल्यू कब तक रिपीट होती रहे, जब तक वो वैल्यू n के इक्वल नहीं आ जाती या लेस देन इक्वल नहीं आ जाती। अच्छा, अब मैंने जब इसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो ये जो लूप के अंदर अब हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया हुआ ना ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये इसको बेसिकली करवाना चाहिए था कहाँ पे, ए की वैल्यू पहले आनी चाहिए और उसके बाद जस्ट अंदर जो है ना वो क्या हो, इंक्रीमेंट हो और या प्रिंट हो और कुछ ना हो। ठीक है, ये रूल भी है डू वाइल का। ठीक है, तो इसलिए अब हमने ए को पहले लिखा और उसके बाद डू, फिर इंक्रीमेंट करवाया और उसके बाद एंड पे क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं लूप इनवेरिएंट। ठीक है, कि लूप को हमने एफिशिएंट बना दिया है, मीन के जो उसके अंदर रॉन्ग जो चीज़ें लिखी हुई थी उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इंडक्शन वेरिएबल्स क्या होता है, एक मिनट। इंडक्शन वेरिएबल्स क्या है कि अब जैसे हमारे पास इंडक्शन वेरिएबल्स में हमारे पास लिखा हुआ है i इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 0, फिर s1 हमारे पास 0 है और s2 भी हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, अब इसके अंदर फिर आगे हमने वाइल लूप लगाया और जब हम डू वाइल लगाते हैं फिर तो हमें डू लिखना पड़ता है और वाइल की कंडीशन कहाँ पे आ जाती है, एंड पे आ जाती है। लेकिन जब हम वाइल लूप लगाते हैं तो फिर वाइल के साथ स्टार्टिंग में ही हम क्या लगा देते हैं, कंडीशन लगा देते हैं। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने वाइल और कंडीशन लगाई। कंडीशन हमने लगाई तो अब इसके अंदर हमने क्या लिखा कि वाइल आई इज लेस देन आर इक्वल टू एन, के ये कब तक चलता रहे, जब तक कि इक्वल ना हो जाए या लेस देन ना हो जाए एन के। अब इसमें हमने
बेसिकली एक क्या करवा रहे हैं, बेसिकली हम क्या करवा रहे हैं कि इसमें हमारे पास जो है ना वो एक हम रे अरे क्रिएट कर रहे हैं, एस इज इक्वल टू एस प्लस ए आई, और ए आई कितने होने चाहिए 4 तक, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू एस प्लस बी टी वन फिर टी वन प्लस टू, ये हमने कर दिया। अब जब हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो ये हमारे पास जो टी वन प्लस टी वन आई मल्टीपल पे 4 है, इसकी जगह अगर हम टी वन प्लस 4 लिख लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आई इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंडक्शन वेरिएबल्स, के जो वेरिएबल्स हैं उसको हमने इंड्यूस कर दिया है। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास है, इसको एक दफ़ा ये एग्जांपल वगैरह दी हुई है, इसको आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है, ठीक है। फिर आगे आता है कंट्रोल फ्लो ग्राफ, ठीक है। कंट्रोल फ्लो ग्राफ क्या होता है? कंट्रोल फ्लो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक मिनट, अच्छा, कंट्रोल फ्लो ग्राफ हमारे पास क्या होता है कि इसमें जो फ्लो आ रहा है ना उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। नोड्स रिप्रेजेंट बेसिक ब्लॉक्स, द इनिशियल नोड इज द ब्लॉक हुज लीडर इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। अब इसमें हमारे पास जो है ना वो इनिशियल नोड को रिप्रेजेंट करेंगे जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी, फिर उसके बाद बी आई या बी जे या कुछ इस तरह से हमारे क्या हो सकते हैं, एज हो सकते हैं, जो उसके साथ आगे ट्री के साथ जनरेट होंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास दिया हुआ है, जैसे आई इक्वल टू एम माइनस वन, जे इक्वल टू एन, ये हमारे पास दिया हुआ है। फिर उसके बाद आगे उसकी जो फ्लो है उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसको बस एक दफ़ा आपने देख लेना, मतलब ये इतनी डिटेल के साथ नहीं आएगा, ये बस डिटेल के साथ जो आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ ना, बस ये है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बस आपको क्लियर हो जाए। तो कॉमन सब एक्सप्रेशन रिमूवल हमने डिस्कस कर लिया कि जो उसके अंदर जो कॉमन चीज़ें आ रही थी उसको हमने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, सही है। इसको आपने बस एक दफ़ा थोड़ा सा देख लेना है। आगे ये लोकल कॉमन सब एक्सप्रेशन ग्लोबल, इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ जो ऊपर वाली जो चीज़ें हैं ना उसको आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेना। तो आगे हमारे पास जो लूप ऑप्टिमाइजेशन उसको भी हमने डिस्कस अभी करना है। तो लूप ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमारे पास अभी हमने कुछ चीज़ें जो है ना वो डिस्कस की। तो इसके अंदर क्या है कि अगर हम जो है ना वो जो इसके अंदर इनर लूप के अंदर या जो आउटर लूप, इनर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो डिक्रीज कर दें और आउटर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो इंक्रीज कर दें, तो उससे हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो रनिंग टाइम है वो इम्प्रूव हो सकता है। अब जैसे अभी हमने ऊपर वो वाइल लूप के अंदर किया कि आई को जो वो आई इक्वल 5 था उसको उठाकर बाहर ले गए, इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं इनर लूप के अंदर उसको डिक्रीज कर दें और जो आउटर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, ठीक है। अब जैसे ये उन्होंने दी हुई है एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कंसीडर फाइल आई इज लेस देन इक्वल टू लिमिट -2। अब इसको जब हम कोड मोशन करेंगे तो ये टी इज इक्वल टू लिमिट -2 वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू टी, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं कि हमने क्या किया कि जो इनर है उसको डिक्रीज कर दिया और जो आउटर है उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो इस तरह से हम लूप को क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आज हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जिसके अंदर हमने लूप ऑप्टिमाइजेशन और ये चीज़ें डिस्कस की। तो बाकी मैं आपको स्लाइड्स वगैरह शेयर कर दूंगा, आप उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, फिर अगर कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। हमारा कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का जो फेज़ है वो कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, बाकी अब आसान है, वो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे। तो मैं इसकी आपको एक असाइनमेंट भी सेंड कर दूंगा, उस असाइनमेंट को आपने करना है, कल तक सबमिट करवा दीजिएगा। फिर कल हम इंशाल्लाह आगे एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ें थी। तो कल इंशाल्लाह बाकी की क्लास को डिस्कस करते। मैं अभी आपको लेक्चर सेंड कर देता हूँ और स्लाइड सेंड कर देता हूँ और साथ में एक असाइनमेंट भी सेंड करता हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन आपने कोशिश करने के कल तक जो है ना सॉल्व करके दिखा दें, ठीक है। ठीक हो गया फिर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।